वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया चाइनीज मूवी, जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ये एक मस्ट वॉच मूवी है और इसे देखते ही बनता है दोस्तों। और हमारे हिसाब से तो ये एक 5 स्टार रेटेड मूवी है और रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर आधारित। 1970 में चाइना का कल्चरल रिवॉल्यूशन अपनी चरम सीमा पर था और उस दौरान एक गरीब परिवार के स्कूल स्टूडेंट और समाज में उच्च वर्ग समझे जाने वाले एक परिवार के लड़के के बीच प्यार हो जाता है। और प्यार भी ऐसा जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मासूम और निर्मल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसीलिए ये कहानी दूसरी प्रेम कहानियों से एकदम अलग है दोस्तों। और इस वीडियो के एंड में आपका दिल ही नहीं आंखें भी भर आएंगी। इस कदर दिल को छू जाएगी ये मूवी। बिना टेंशन के एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइए, वीडियो को एंड तक देखिए और शेयर कीजिए। ये रहा मूवी का नाम आपके सामने। तो मूवी की शुरुआत होती है 1970 में, जब चाइना में कल्चरल रिवॉल्यूशन अपनी चरम सीमा पर था। इस रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा था उस समय के चाइना का तानाशाह माओ। इस कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान यह हुआ कि पुरातन सोच और विचारधाराओं के साथ साथ पुरातन चीजों को भी मिटाया जाने लगा। इतना ही नहीं, ऊंच नीच को मिटाने के इरादे से आम लोगों का स्ट्रगल शुरू हुआ। ये पूंजीवाद के खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई भी थी। स्कूल के बच्चे तक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर माओ को सपोर्ट करने लगे। माओ का कहना था कि स्कूल के बच्चों को कक्षा में बैठाकर किताबी पढ़ाई देना काफी नहीं होता, बल्कि उन्हें गांव में जाकर वहाँ के लोगों के जीवन को समझना चाहिए। वही असली शिक्षा है। ये सिर्फ उसका सुझाव बनकर नहीं रहा, बल्कि उसे कानून के तौर पर हर एक स्कूल में अमल भी किया जाने लगा। ऐसे ही एक स्कूल का टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक गांव में लेकर जा रहा होता है। उस गांव के पास एक टाउन में बस रुकती है और टीचर अपने स्टूडेंट्स को लेकर नीचे उतरता है। वहाँ इन्हें गांव तक ले जाने के लिए एक गाइड आया होता है। टीचर पूछता है कि गांव जाने का बस कब आएगा। वो कहते हैं मजाक मत कीजिए, यहाँ से कोई बस गांव तक नहीं जाती, हमें पैदल ही जाना होगा क्योंकि यहाँ भी सड़कें नहीं बनी है ना, इसीलिए। फिर क्या था, वो उस गाइड के साथ गांव की ओर चलने लगते हैं। वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ एक हॉथॉर्न ट्री होता है, यानी एक तरह का नागफनी पेड़। टीचर स्टूडेंट्स को उस पेड़ के बारे में बताता है कि चाइना में हर जगह ये पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पेड़ है वो बहुत ही स्पेशल है और इसे हॉर्सेस ट्री कहा जाता है। सेकेंड सिनो जापानीज वॉर के दौरान जापानीज सोल्जर्स ने हमारे बहुत ही सोल्जर्स को इस पेड़ के नीचे बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। इस पेड़ की जड़ें जिस मिट्टी में है ना, उसमें हमारे सोल्जर्स का खून है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ के बाकी हॉथॉर्न ट्रीज में सफेद रंग के फूल खिलते हैं, लेकिन सिर्फ इस पेड़ पर लाल रंग के फूल खिलते हैं क्योंकि वह हमारे शहीद सोल्जर्स के खून से रंगे होते हैं, इसीलिए। स्टूडेंट्स भी टीचर की बातों के नोट्स बना रहे होते हैं। इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक है दोस्तों हमारी मूवी की हीरोइन, जिसका नाम है जिंग। फिर वो गांव पहुंच जाते हैं जहां दो दो स्टूडेंट्स को पेयर अप किया जाता है और टीचर कहता है कि हर गांव वाले के घर में 2 बच्चे जाएंगे। आखिर में जिंग अकेली बचती है, तो गाइड कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ बेटी, कहकर वो जिंग को अपने घर लेकर जाता है। वहाँ उसकी वाइफ जिंग का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। उनकी एक बेटी है जो बड़े प्यार से जिंग के पास आ जाती है और कहती है दीदी आप मेरे कमरे में आ जाओ ना। जिंग भी अंदर जाती है। वहाँ कुछ फोटोज रखे होते हैं। गाइड की वाइफ एक फोटो दिखाकर कहती है ये मेरा बड़ा बेटा और उसकी वाइफ है। तो इस पर चुटकी अपनी फोटो दिखाकर कहती है देखो ये मैं हूँ दीदी। फिर गाइड की वाइफ एक और लड़की की फोटो दिखाकर कहती है ये मेरी दूसरी बेटी फैंग है, इस लड़की का चेहरा याद रखना दोस्तों आप। तब एक लड़का आता है और गाइड की वाइफ बताती है ये मेरा दूसरा बेटा मिन है। इस तरह वो जिंग को अपनी पूरी फैमिली का इंट्रो देती है। फिर जिंग कुकिंग में भी उनकी मदद करती है और खाना तैयार होने के बाद वाइफ कहती है कि जाओ चुटकी अपने अंकल को बुला कर लेकर आ जाओ, सभी मिलकर खाएंगे ना, फिर जाओ, पर हाँ अकेली मत जाना, दीदी को साथ लेकर जाना। चुटकी भी जिंग को साथ लेकर जाती है। तो जिंग पूछती है तुम्हारे अंकल कहाँ पे हैं? तब चुटकी कहती है वो तो जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन यूनिट में काम करते हैं, दिखने में बड़े हैंडसम है पता है आपको। कहकर वो जिंग को एक जगह लेकर जाती है जहाँ टेंट वगैरह लगा होता है। तो जिंग पता नहीं क्यों कुछ दूरी पर रुक जाती है और चुटकी एक टेंट के पास जाती है जहाँ से एक यंग आदमी बाहर निकलता है। वो चुटकी को उठाकर जिंग के पास आ जाता है और यही है दोस्तों अपनी मूवी का हीरो, जिसका नाम है सैन। वो पूछता है कि तुम कौन हो? जिंग बताती है कि मैं शहर के हाई स्कूल में पढ़ती हूँ, हमारे टीचर हमें गाँव के बारे में शिक्षा देने के लिए यहाँ लाए हैं। सैन पूछता है क्या तुम लोगों ने हॉथॉर्न ट्रीज को देखा? कहती है हाँ, उसी के बारे में सीखने तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो सैन चुटकी को एक टॉफी देता है और जिंग को दूसरा टॉफी देता है। जिंग कहती है आप इसे भी चुटकी को दे दीजिए, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ। तो तभी चुटकी भी कह देती है कि दीदी टॉफी सिर्फ बच्चे थोड़ी खा सकते हैं, आप भी खा लो ना। और पता है दोस्तों इस पर जिंग टॉफी तो ले लेती है, लेकिन बड़े ध्यान से लेती है, इतना सोच समझ कर कि उसका हाथ सैन को टच ना कर ले। सैन पूछता है कि हॉथॉर्न ट्रीज के बारे में तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगी बताओ। तो जिंग कहती है मैंने सुना है कि बाकी हॉथॉर्न ट्रीज की तरह उसमें सफेद फूल नहीं खिलते, लाल रंग के फूल खिलते हैं। तो क्या ये बात सच है? हाँ मैंने भी यही सुना है, पर अपनी आंखों से तो देखा कभी नहीं। मई या जून के महीने में फूल खिलेंगे, तो एक काम करते तब मैं और तुम साथ मिलकर देख लेंगे। पर वो कहती है मैं तो अभी अप्रैल में वापस जाऊंगी। कोई बात नहीं,
इस बार नहीं तो अगली बार हम दोनों जरूर मिलकर उन फूलों को देखेंगे। इस तरह अच्छी अच्छी बातें करते हुए वो घर पहुंच जाते हैं। सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। जिंग इस परिवार के बाकी लोगों को तो जानती है, लेकिन सैन दोस्तों नया नया आया है, तो वो खुद उठकर अपना इंट्रो देता है कि मेरा नाम है सैन और मैं जियोलॉजिकल यूनिट में काम करता हूँ। पास ही में मेरा टेंट है और ये मेरी आंटी का घर है जहाँ मैं अक्सर खाना खाने के लिए टपक पड़ता हूँ। अगले दिन जिंग बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर थोड़ी बहुत खेती करती है। फिर वो गाइड के घर आकर हॉथॉर्न ट्री के बारे में लिखना शुरू करती है। तभी दोस्तों बाहर कोई आवाज सुनकर वो खिड़की का पर्दा हटाती है, तो बाहर तो सैन चुटकी के साथ बड़े मजे से खेल रहा होता है। उसकी हरकतें देखकर जिंग सैन को अब पसंद करने लग जाती है। तो कुछ देर के बाद सैन अंदर आकर जिंग का पेपर लेकर उसे पढ़ने लगता है। वो कहता है कि हॉथॉर्न ट्री के बारे में तुमने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, वेरी गुड, पर बिना एक भी गलती के तुम इतना परफेक्ट कैसे लिख पाती हो। वो भी कहती है परफेक्ट रहूंगी तभी मैं टीचर बन पाऊंगी ना, और अपनी माँ का ख्याल रख पाऊंगी। इसके बाद सैन वहाँ का बल्ब चेंज कर देता है और कहता है कि ये पुराना बल्ब ठीक नहीं है, अच्छे से जलता नहीं, रात को तुम्हें पढ़ाई करने में मुश्किल होगी, इसलिए दूसरा लगा देता हूँ। अब कुछ दिन तो अच्छे से बीत जाते हैं, लेकिन सैन इतने दिन यहाँ पर नहीं आया था। जिंग भी हमेशा की तरह अपना हॉथॉर्न ट्री प्रोजेक्ट लिख रही होती है। अचानक सैन की आवाज सुनकर जिंग खिड़की का पर्दा हटाती है, तो सैन को देखकर तुरंत पर्दा बंद कर देती है। फिर आराम से एकदम कैजुअली बैठकर लिखने की एक्टिंग करती है। तो सैन भी अंदर आकर पूछता है क्या रे, अभी तक तुम्हारा ये हॉथॉर्न ट्री प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है? वो कहती है नहीं हुआ, वैसे आप इतने दिन थे कहाँ? अरे वो पास से एक इंजन खराब हो गया था, उसे ठीक करने चला गया, पर आपने तो आंटी को भी नहीं बताया, मुझे बहुत फिक्र होने लग गई थी आपकी। सैन कहता है मेरे लिए तुम्हें फिक्र क्यों हो रही थी? नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब चुटकी को फिक्र हो रही थी। वो रोज कहती थी कहाँ गए, रोज आपके बारे में पूछती थी। अच्छा तो चुटकी को फिक्र थी तो मैंने, कोई बात नहीं, खैर तुम्हारा पेन लीक कर रहा है, ये लो मेरा पेन ले लो। जिंग वैसे मना करती, लेकिन सैन कहता है ये कोई गिफ्ट नहीं है, तुम्हारा पेन लीक होने से इंक कभी वेस्ट हो जाएगा, इसलिए अपना पेन मुझे दे दो और मेरा ले लो। तो इस पर जिंग भी अपना पेन उसको देकर उसका ले लेती है, और उसका पेन जरा महंगा लगता है दोस्तों। आगे वो कहती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना होगा क्योंकि वहाँ पर मेरी डांस प्रैक्टिस है। सैन कहता है ठीक है तुम चले जाना और प्रैक्टिस के बाद वापस लौट आना, कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम आओगे तो मैं बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिंग भी शहर जाकर अपने स्कूल में डांस प्रैक्टिस करती है। असल में रिवॉल्यूशन के बारे में वो एक डांस कर रहे थे और पीछे माओ की फोटो लगी होती है। अब प्रैक्टिस के बाद जिंग बाहर आती है, तो वहाँ दो आदमी एक औरत को बहुत बुरी तरह डांट रहे होते हैं कि ठीक से झाड़ू क्यों नहीं लगाया तुमने। और दोस्तों जिंग छुपकर रोने लग जाती है, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं जिंग की माँ है बेचारी। अपनी माँ को आए दिन दूसरों से डांट खाते हुए देखकर उससे बर्दाश्त नहीं होता। क्या करती बेचारी, वो घर आ जाती है। जिंग का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी है। सभी मिलकर घर पर पोस्टल कवर्स तैयार करते हैं, जिससे थोड़ी एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती है। वैसे जिंग की माँ बीमार है और अक्सर पेन किलर्स लेती रहती है। जिंग कहती है कि माँ हमेशा टैबलेट्स मत लिया करो, पर वो भी कहती है कि बेटा इसके बिना मैं काम नहीं कर पाऊंगी, और अगर मेरी आमदनी रुक गई तो परिवार कैसे चलेगा बताओ। तुम एक काम करो, किसी तरह अच्छे से पढ़ लिख कर अपने स्कूल में टीचर बन जाओ, तो तब मैं थोड़ा आराम कर पाऊंगी, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, खूब मेहनत करो बेटी। और एक बात ध्यान रखना, ऐसा कभी भी कुछ मत करना जिससे तुम्हारी पढ़ाई में बाधा आए। ये प्यार वार के चक्कर में कभी मत पड़ना बेटी, ये उम्र ही ऐसी है, इसलिए समझा रही हूँ तुम्हें। जिंग बेचारी अपनी माँ की मुश्किलें बखूबी समझती है। कुछ दिन की प्रैक्टिस पूरी करके वो वापस एक बस में उस गाँव जाती है। बस से उतरकर वो सैन को ढूंढने लग जाती है कि कहाँ गया, क्योंकि सैन ने उस दिन प्रॉमिस किया था ना कि वो जिंग को लेने के लिए आ जाएगा। और तभी कुछ दूरी पर सैन को खड़ा देखकर वो बड़ी खुश होती है। पूछती है कि अरे आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे क्या? वो कहता है कोई बात नहीं, तुम सेफ लौट आए यही बहुत है, वैसे यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। कहकर वो जिंग को अपना कोट पहनाता है। बहुत देर हो चुकी है, शायद इस वक्त आंटी के घर में खाना नहीं होगा, तो तुम मेरे टेंट में आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ पका के दे सकता हूँ। जिंग भी उसके साथ जाती है और सैन उसे अपने हाथों से कोई डिश बना कर देता है। दोनों बैठकर खाने लग जाते हैं। तो पता है एक दूसरे को देखते रहते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं। तब सैन जिंग को खाना खिलाने की कोशिश करता है। अब पहले तो जिंग जरा हिचकिचाती है, लेकिन आखिर में अपना मुंह खोलकर खा ही लेती है। वैसे दोस्तों उसके मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं। फिर दोनों आंटी के घर जाते हैं, तो जिंग पूछती है आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। सैन कहता है कि मेरे पापा आर्मी में एक बहुत बड़ी पोजीशन में है। अच्छा, और आप तो बहुत बढ़िया कुकिंग भी करते हो, ये सब आपको किसने सिखाया? ये सब मेरी माँ ने मुझे सिखाया, पर 4 साल पहले वो चल बसी। अब वो एक नदी के पास पहुंचते हैं जहाँ जगह जगह पत्थर भी हैं। इन्हीं पत्थरों पर कदम रखकर नदी को पार करना होगा। तो सैन भी कहता है कि अरे मेरा हाथ पकड़ लो, पानी में नहीं गिरोगी। पर जिंग ने तो टॉफी लेने के लिए भी उसका हाथ टच नहीं किया था, वो एकदम चुप खड़ी रहती है। सैन भी उसके दुविधा समझ जाता है और नीचे से एक लकड़ी उठाकर कहता है ये लो, इसे पकड़कर मेरे साथ चलो। अरे बाबा ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ लकड़ी है, पकड़ लो इसको। इस पर वो भी पकड़ लेती है और लकड़ी का दूसरा एंड पकड़कर सैन उसे नदी पार कराने में लगा होता है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि रास्ते में ना जिंग लकड़ी के एंड से खिसक कर सैन के हाथ तक पहुंच जाती है और दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और खिले हुए चेहरे लिए दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं।
एक दिन सैन अपना काम खत्म करके आंटी के घर पर आता है। जिंग भी खिड़की से उसको देखती है लेकिन झट से पर्दा बंद कर लेती है। वो अंदर आता है तो जिंग बहुत ही परेशान बैठी होती है। सैन कहता है कि ये लो तुम्हारे लिए शक्कर लाया हूँ। थैंक्स, कितने पैसे हुए इसके पैसे? और हाँ, आपने उस दिन मुझे जो कॉस्टली पेन दिया था उसका दाम भी मैं जल्द ही चुका दूंगी आपको। इस तरह दोस्तों वो थोड़ा अलग बिहेव करके बात करती है। सैन कहता है कि क्या हो गया आपको, मैंने कब आपसे पैसे मांगे? लगता है तुम्हारे घर पे पैसों की तंगी रहती है ना? हाँ तंगी तो है, वो बात अलग है, लेकिन मैं कोई ना कोई नौकरी करके आपके पैसे दे दूंगी। और प्लीज आइंदा मेरे लिए कभी कुछ खरीद कर मत लेकर आना, और अब से हम आपस में ना मिले तो ही और बढ़िया होगा। असल में जिंग के गुस्से का कारण यह है कि गाइड की वाइफ के मुंह से उसने सुना कि वो सैन की शादी तय करवाने वाले हैं। सैन पूछता है कि यार तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों होती हो, पर जिंग उसे कुछ नहीं बताती। कुछ दिन के बाद जिंग और उसके साथी अपना प्रोजेक्ट पूरा करके वापस शहर लौट जाते हैं। वैसे जिंग हाई स्कूल में है और पढ़ाई खत्म करने के बाद उसे टीचर की ट्रेनिंग करनी होगी, उसके बाद ही उसको नौकरी मिल सकती है। पर तब तक माँ से काम नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि माँ तो बहुत बीमार है उसकी। इसीलिए जिंग अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कोई पार्ट टाइम जॉब मांगती है, पर वो कहते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लेकिन बड़ी मेहनत का काम होता है, वो तुमसे नहीं हो पाएगा। तो जिंग कहती है कि सर हमारे लीडर माओ ने कहा है कि मेहनत के मामले में बड़ा छोटा कोई नहीं होता, सबको मेहनत करके इस देश को आगे बढ़ाना है। प्लीज आप काम दे दीजिए मुझे, मैं जो भी काम होगा अच्छे से कर लूंगी। प्रिंसिपल भी काम दे देते हैं। जिंग को एक जगह से पत्थर वगैरह लोड करके एक गाड़ी में खींच कर ले जाना पड़ता है। पर जिंग बड़ी लगन से काम करती है और काम करने के बाद खाने बैठती है तो वहाँ पर फैंग नाम की एक लड़की आती है। ये उस गाइड की बेटी है दोस्तों, जिसकी फोटो जिंग ने उसके घर में देखी थी। याद है मैंने कहा था आपको याद रखने को, तो शायद आपने याद रखा है। वैसे उसे देखकर जिंग बड़ी खुश होती है और दोनों की बहुत जल्दी दोस्ती भी हो जाती है। तब फैंग यहाँ जिंग को थोड़े पैसे भी देती है। जिंग पूछती है ये पैसे दिए किसने वैसे? तो फैंग कहती है मेरी माँ ने दिए हैं, इसे रख लो तुम्हारे घर के खर्चे में काम आएंगे। पर यहाँ जिंग जानती है कि जरूर सैन ने ये पैसे दिए होंगे, क्योंकि सैन फैंग का कजन है। अब जिंग पैसे लेने से इनकार करती है तो फैंग उसको सच बता देता है कि सैन ने ही पैसे दिए हैं। अरे वो मुझे पैसे क्यों देना चाहता है भाई, उसकी तो शादी होने वाली है ना, जाकर अपनी बीवी को पैसे दे, मुझे क्यों दे रहा है? फैंग कहती है शादी? काहे की शादी? वो कोई शादी वादी नहीं करने वाला, उसके मन में तो कोई और ही लड़की है। और दोस्तों ये सुनकर तो जिंग की पूरी बत्ती सी दिखने लग जाती है, मतलब बहुत खुश होती है। वो पैसे फैंग के बैंक में रख देती है, क्योंकि उसके लिए पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये खबर थी कि सैन शादी नहीं कर रहा। फिर जिंग वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए जाती है, जहाँ पे बाकी लड़कियों ने प्रॉपर जर्सी पहनी होती है। पर कहाँ, जिंग के पास जर्सी खरीदने के पैसे नहीं है ना, तो कोच उसको डांटता भी है कि जर्सी के पैसे नहीं है तो फिर खेलने क्यों आती हो। लेकिन डांट लगने के बावजूद भी जिंग को टीम में ले लिया जाता है, क्योंकि जब बॉल बहुत दूर गिरती है ना तो उसे उठाकर लाने का काम जिंग को दिया जाता है। जिंग घर जाती है तो वहाँ फैंग का भाई मिन वॉलनट्स लाया होता है। वॉलनट्स के बीच में एक शक्कर का पैकेट भी होता है। असल में उस वक्त शक्कर बहुत ही कॉस्टली होता था दोस्तों। तो जिंग पूछती है ये शक्कर किसने भिजवाया है? मिन कहता है कि सैन ने दिया। और किसने दिया? और तुम प्लीज पैसे मत देना इस बार, वरना वो मुझे डांटेगा। पर जिंग भी चुपके से वॉलनट्स के पैसे मिन के बैग में डाल देती है। मिन अपने गाँव के लिए फिर निकल पड़ता है। लेकिन ये क्या, जिंग भी उसका पीछा करती है, क्योंकि उसे लगता है कि मिन अकेला नहीं आया होगा, जरूर सैन उसके साथ आया होगा। गांव जाने के दो रास्ते हैं, एक तो बस से, लेकिन वो बहुत ही घुमावदार है, और दूसरा रास्ता है बोट से। तो मिन बोट में चढ़ता है और दोस्तों वहाँ पे सैन भी होता है। सैन को देखकर जिंग को उससे बात करने का बहुत मन करता है, लेकिन वही वाली बात है ना, वो डायरेक्टली उसको बुलाना नहीं चाहती और मिन को आवाज देते हुए कहती है कि सुनो, मैंने तुम्हारे बैग में वॉलनट्स के पैसे रखे हुए, आंटी को दे देना वरना अच्छा नहीं होगा। बस दोस्तों जिंग की आवाज सुनने की देरी थी सैन को, और वो मुड़कर देखता है। जिंग को देखकर तो बेचारा पानी में कूद जाता है और सीधे भागकर तट पर आ जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश होते हैं। सैन कहता है कि मैंने तुम्हें वॉलीबॉल खेलते देखा था, सारी लड़कियां जर्सी पहनकर खेल रही थी, तुम्हें भी अपना जर्सी खरीद लेना चाहिए, ये लो पैसे रख लो उसके लिए। पर जिंग गहरी सोच में खड़ी की खड़ी रहती है। सैन पैसे उसके हाथ में थमा कर कहता है कि प्लीज इस बार इनकार मत करना तुम, वरना मुझे बुरा लगेगा। जिंग पैसे तो ले लेती है और फिर अगले सीन में वो जर्सी पहनकर गेम खेलती है। बॉल बाहर गिरता है तो वो उसे उठाने जाती है। वहाँ सैन खड़ा होता है तो जिंग पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम गए नहीं? प्लीज चले जाओ, अगर टीचर देख लेंगे ना तो मुसीबत हो जाएगी, कहकर वो बॉल लेकर जाने वाली होती है। तो सैन कहता है कि एक मिनट जिंग, मुझसे कहे बिना रहा नहीं जा रहा, एक्चुअली तुम इस जर्सी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस दोस्तों ये सुनकर तो वो शर्मा जाती है और सैन को निहारते हुए स्कूल के अंदर जाती है। अब गेम के बाद जब जिंग घर जाती है तो उसका भाई एक बास्केट भर के हॉथॉर्न ट्री के बेरीज लेकर आया होता है और कहता है कि एक भैया ने दिए थे ये। तो जिंग तुरंत पूछती है वो दिखने में कैसा था? वो कहता है कि भैया एकदम लंबे थे,
हाँ, जिंग समझ जाती है कि पक्का सैन ने दिया होगा। माँ भी घर आती है तो वेरिस को देखकर पूछती है कि बेटा ये किसने दिया। जिंग झूठ बोल देती है कि माँ ये मेरी फ्रेंड फैंग ने दिया है, वही अपने गांव से लेकर आई थी। और फिर फैंग से मिलने का बहाना करके वो अक्सर बोट में सैन से मिलने जाती है। दोनों एक भी शब्द नहीं कहते लेकिन बहुत देर तक साथ बैठे होते हैं। इनके प्यार की गहराई बढ़ती जाती है दोस्तों, और शायद इसीलिए इन्हें शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अचानक सैन कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, कहकर वो जिंग को अपना कोट पहनाता है। तुम्हें भी तो ठंड लगेगी ना, चलो इसी को शेयर कर लेते हैं, कहकर जिंग सैन को भी कोट उड़ लेने के लिए कह देती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोट छोटा पड़ जाता है। सैन कहता है कोई नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। वो उठकर कोट को ओढ़ लेता है और कहता है कि अब तुम भी इसके अंदर आ जाओ, दोनों ठंड से बच जाएंगे। जिंग भी उसके सीने से लग जाती है और तब वो कहती है, पता है मेरी माँ ने कहा था कि जब तक मैं 25 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं किसी से प्यार ना करूं। अच्छा, ये कहा तुम्हारी माँ ने? देखो फिर तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। जब तक तुम 25 की नहीं हो जाती तब तक मैं आराम से इंतजार कर सकता हूँ तुम्हारा। जिंग पूछती है अगर मैं उसके बाद भी नहीं मानी तो? अरे तो मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम मान नहीं लेती, बस चाहे उसमें मेरी पूरी जिंदगी क्यों ना निकल जाए। ये सुनकर जिंग बड़ी खुश होती है। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं बताओ। अगले दिन जिंग की फ्रेंड स्टडी टूर के लिए कहीं जा रही होती है और जिंग उसे सेंड ऑफ करने आती है। तब उसकी फ्रेंड एक लड़के को दिखाकर कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब जिंग की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और उसे टीचर ट्रेनिंग में भर्ती किया जाता है। लेकिन जब तक ट्रेनिंग पूरी नहीं होती और उसे टीचर की नौकरी नहीं मिल जाती तब तक उसे लोड ले जाने का काम भी जारी रखना होगा। एक दिन भारी लोड को वो ढलान के ऊपर ले जाने की कोशिश करती है लेकिन उससे नहीं हो पाता। बेचारी अभी इतनी पावरफुल कहाँ है। तभी अचानक गाड़ी आसानी से चलने लग जाती है और वो मुड़कर देखती है तो वहाँ सैन पीछे से गाड़ी को धक्का दे रहा होता है। वो उसे ऊपर पहुंचा देता है और जिंग लोड को वहाँ डालकर वापस आती है। तो सैन कहता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ पता है, लेकिन तुम हो कि बस काम ही काम किया जा रही हो। जिंग भी कहती है कि कोई देख लेगा, तुम प्लीज चले जाओ ना। फिर काम के बाद वो जिंग को एक झील पे लेकर आता है और उसे स्विम सूट देकर कहता है इसे पहनकर स्विम करो। जिंग कहती है मैंने कभी ऐसा ड्रेस नहीं पहना, बड़ा अजीब लगेगा मुझ पे, और तो और मैं ड्रेस चेंज करूंगी कहाँ पर। सैन कहता है बस इतनी सी प्रॉब्लम। वो लोड वाली गाड़ी को दीवार की ओर उलट कर कहता है चलिए महारानी जी, चेंजिंग रूम तैयार है आपके लिए, कहकर वो पानी में कूद जाता है। और फिर क्या था, जिंग भी स्विम सूट पहन लेती है लेकिन बाहर आने में उसको शर्म आती है और वो तो उसके ऊपर अपनी शर्ट पहनकर बाहर निकलती है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम कर रही थी ना तो डरी सहमी भी होती है। धीरे धीरे पानी के पास जाती है लेकिन फिर हिम्मत करके पानी में कूद जाती है और दोनों बहुत देर तक मस्त तैरते रहते हैं। बाहर आने के बाद तो सैन सो जाता है क्योंकि बहुत थक गया था। जिंग भी उसके पास बैठ जाती है। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो पूछता है तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम इतने मजे से सो रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। लो यार, कभी कभी तो तुमसे मिलने का मौका मिलता है, वो भी मैं सोते सोते गंवा बैठा क्या अब। और तब जिंग उसे अपने हाथ से बनाया हुआ एक की चेन देती है जो कि वायर से बना होता है। वो वैसे फिश के आकार में होता है। ये बहुत सुंदर है, ये कहकर सैन उसमें अपनी चाबी लगाता है और कहता है तुमने मुझे इतना बढ़िया गिफ्ट दिया है पर मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए इस वक्त कुछ है ही नहीं, कहकर वो ये जिंग के गाल पे किस करने चाहता है लेकिन फिर उसके कान के पीछे किस कर देता है। जिंग तो एकदम से खिल जाती है। उसे लगता है जैसे उसके मन में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है। इस तरह बिना कुछ कहे सुने दोनों एक दूसरे को निहारते हुए खुशी से भरे पल बिताने लग जाते हैं। फिर जिंग स्कूल लौट जाती है जहाँ वो स्कूल के कंस्ट्रक्शन के काम में लगी होती है। गीली सीमेंट में नंगे पैर उतर कर वो काम करती है जिस वजह से उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। घर आकर बेचारी फिर घाव पर दवा लगाती है। तभी वहाँ पर सैन पहुंच जाता है। जिन भी कहती है कि अरे तुम फिर आ गए, माँ आ जाएगी यहाँ पर। देखो डोंट वरी, तुम्हारी माँ को बाहर जाते देख कर ही मैं अंदर आया। वो जिन के भाई बहन के लिए खाना लाया था और खाना देकर वो उन्हें बाहर भेज देता है। फिर दोस्तों वो अच्छे से जिंग के पैर को देखता है और कहता है ये क्या हाल बना के रखा हुआ है तुमने, तुम रुको मैं तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूँ। एक्चुअली वो जिंग के लिए बूट्स लेकर आया था। जिंग पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पैरों में छाले पड़े हुए हैं? अरे पगली, मैंने तुम्हें सीमेंट में उतरकर काम करते हुए देख लिया था, इसीलिए आइंदा तुम्हें बूट्स पहनकर काम मत करना। अब जिंग फिर से वही वाली बात कहती है कि अरे ये तो बहुत कीमती होंगे और सब जानते हैं कि मेरे पास बूट्स खरीदने के पैसे नहीं है। अगर मैं इनको पहनूंगी तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे, कहीं मुझे चोर ना कह दे। अरे लोगों का काम है कहना, तुम टेंशन क्यों लेती हो? अगर तुम इनको नहीं पहनोगी तो मैं भी नंगे पैर सीमेंट में उतर जाऊंगा और मेरे पैरों में भी फिर ऐसे छाले पड़ जाएंगे, बता रहा हूँ। तो जिंग कहती नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं पहन लूंगी। अगले दिन जिंग उन बूट्स को पहनकर काम करती है लेकिन पहले का घाव दोस्तों वैसा का वैसा ही रहता है। ये बात सैन भी छुप कर देख लेता है। वैसे काम के बाद वो जिंग को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है लेकिन वो कहती है कि वहाँ मेरी माँ के पहचान के लोग होंगे। हाँ तो ठीक है, फिर मिलिट्री हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ कोई नहीं होगा, चलो
लेकिन जिंग तो फिर भी मना करती है और सैन दोस्तों अब एक चाकू अपने हाथ में उठा लेता है। जिंग घबरा कर कहती है क्या हो गया, तुम पागल हो गए हो क्या? देखो, या तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो या फिर मेरा सारा खून बह जाएगा अभी के अभी। इस तरह धमका कर वो जिंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ जिंग और सैन दोनों की मरहम पट्टी की जाती है। फिर सैन जिंग को साइकिल पर बैठाकर वापस ला रहा होता है। वो कहती है यार एक बात प्लीज, आइंदा तुम ऐसी बेवकूफी कभी मत करना। ठीक है बाबा, नहीं करूंगा, पर हाँ तुम भी इस तरह जिद मत करना। फिर जिंग पूछती है कि तुम्हारे हाथ का घाव कैसा है? वो कहता है कि पता नहीं, लेकिन फिलहाल ठीक ही लग रहा है। अरे तुम प्लीज अपना चेकअप करवा लो अच्छे से, कहीं कोई सीरियस बात ना हो जाए। अरे कोई सीरियस बात नहीं है, ज्यादा खून बहने का मतलब है मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इस तरह बात को घुमाकर वो जिंग को साइकिल में लेकर जाता है। पर जिंग डरती है कोई हमें साथ में ना देख ले, देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। सैन भी अपनी शर्ट उतारकर रिंग को ओढ़ने के लिए देता है, तो रिंग भी उसको अपने मुंह में डालकर साइकिल में बैठ जाती है, क्योंकि अब उन्हें कोई देखेगा नहीं, देख भी लेगा तो पहचान नहीं पाएगा। इसके बाद वो जिंग के साथ बहुत वक्त बिताता है, मजे से राइड करते हैं दोनों। सैन पूछता है क्या तुम्हें मेरा नाम पसंद है? वैसे हाँ पसंद है, और तुम्हें तुम्हें पसंद है मेरा नाम? तुम पसंद की बात करती हो? इस दुनिया में मेरा फेवरेट नाम है जिंग, और अगर मैं गहरी नींद में भी रहूंगा ना या किसी काम में बिजी रहूंगा, तब भी अगर तुम मेरे पास आकर कहोगी कि मैं जिंग आई हूँ, तो मैं अगले सेकंड उठकर तुम्हें देखने लगूंगा। और तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फिर सैन हैंडल बार छोड़कर साइकिल चलाता है, तो जिंग चलाती है कि मुझे डर लग रहा है, दोनों हाथ पकड़ो। इस तरह खूब मस्ती करते करते दोनों आराम से मजे लेते हैं। फिर सैन जिंग को एक जगह ड्रॉप कर देता है, लेकिन ठीक उसी जगह पर होती है जिंग की माँ। वो दोनों को घर ले जाती है। सैन बहुत ही टेंशन में होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अब। जिंग की बहन उसको तौलिया देती है और पंखा भी देती है, और माँ दोनों छोटे बच्चों को बाहर भेजकर सैन से बात करना शुरू करती है। माँ और सैन तो बैठे होते हैं, लेकिन जिंग खड़ी रहती है। सैन कहता है कि माँ जी, जिंग को भी बैठने को कहिए ना, पर माँ कुछ नहीं कहती। तो सैन उठकर कहता है कि फिर तो मैं भी खड़े होकर बात करूंगा। माँ कहती ठीक है, दोनों बैठ जाओ। इस पर सैन एक छोटा स्टूल लाकर जिंग को बैठने को कहता है। माँ पूछती है कि क्या तुम्ही ने वो हॉथॉर्न बेरीज और वॉलनट्स भिजवाए थे? सैन हाँ में जवाब देता है। माँ कहती बेटा, अब तक तो तुम जान ही गए होंगे कि हमारे घर की हालत क्या है। जिंग के पापा तो दक्षिणपंथी विचारधारा को मानते हैं, यानी फिलहाल देश में जो राजनीतिक विचारधारा का बोलबाला चल रहा है उसके खिलाफ है, इसीलिए उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। पता नहीं उनको रिलीज किया भी जाएगा या नहीं। इसी वजह से हमारी हालत और भी खराब होती जा रही है, और शायद जिंग को स्कूल में नौकरी मिले ही ना, कोई गारंटी नहीं है। हमें बहुत डर डर कर और चौकन्ना होकर जीना पड़ रहा है। हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। देखो, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तुम एक बड़े मिलिट्री ऑफिसर के बेटे हो, और इस देश में आज जो हालात है उसमें जिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि वो अच्छे से नौकरी करे और अपनी जिंदगी चैन से बिताए। अगर तुम सच में जिंग के बारे में केयर करते हो तो 2 साल के लिए उससे दूर रहो बस। तब तक शायद हालात बदल जाएंगे और जिंग को नौकरी भी मिल जाएगी। उसके आगे कब फिर हम सोच कर फैसला करेंगे। सैन दोस्तों एक पल भी नहीं सोचता और झट से कहता है कि आप कहती है तो ठीक है माँ जी, मेरे लिए तो जिंग की खुशी ही सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। उसे जरूर नौकरी मिलेगी और जरूर नौकरी करनी चाहिए उसे। मैं 2 साल उससे मिलने की कोशिश तक नहीं करूंगा, आप निश्चित रहिएगा। पर प्लीज जाने से पहले मैं जिंग के पैरों की पट्टी चेंज करना चाहता हूँ, वरना उसके घाव पे इन्फेक्शन हो सकता है। माँ उसे परमिशन दे देती है। सैन भी जिंग के पैर पर बांधी पट्टी उतार कर नई बांधता है। तभी जिंग सैन का चेहरा देखती है। इतनी देर जो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था, अब उसके चेहरे पे उदासी छाई होती है। लगता है वो एकदम से टूट गया और बेचारा रोने लग जाता है। 2 साल जिंग को ना देखना उसे किसी सजा से कम नहीं लगता। उसको देखकर तो जिंग का भी दिल टूट जाता है और वो भी बहुत रोती है। फिर पट्टी बांध कर सैन चला जाता है दोस्तों। तब माँ जिंग से पूछती है, क्या वो लड़का तुमसे कोई अजीब बातें करता था? क्या तुम्हें गलत तरीके से टच करता था? जिंग कहती है, माँ तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही वो कभी ऐसा कर सकता है। वो बहुत ही अच्छा है। माँ कहती है कि हाँ, उससे बात करके मुझे भी यकीन हो गया है कि वो बहुत ही भला है। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और इस दौरान सैन और जिंग एक दूसरे से कभी मिलते ही नहीं। पर एक दिन अचानक जिंग मिलिट्री हॉस्पिटल की ओर भागी चली आती है। वहाँ एक वार्ड में सैन बैठा होता है। जिंग उसे टच करती है तो वो चौंक कर उठ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो कहती है कि फैंग ने मुझे बताया था कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, तुम्हें हुआ क्या है? अरे तुम भी ना एकदम मासूम हो, पता है तुम्हें, मैं तो यहाँ नॉर्मल चेकअप करने के लिए आया था, जरा सा बुखार हो गया और कुछ नहीं बस। कहकर वो जिंग को बाहर लेकर जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारी माँ को प्रॉमिस किया था कि 2 साल तक तुमसे नहीं मिलूंगा, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे बारे में ये सुनकर मैं कैसे नहीं आती? मैं माँ से झूठ बोल कर आई हूँ कि ट्रेनिंग के लिए 3 दिन के लिए मुझे एक फार्म में भेजा जा रहा है और मैं 3 दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अरे ये क्या बोल रही हो? यहाँ गेस्ट के लिए कोई बेड ही नहीं है। कोई बात नहीं, बाहर बेंच है ना, उस पर सो जाऊंगी। रात होती है और जब डॉक्टर्स आते हैं तो जिंग छुप जाती है दोस्तों। उनके जाने के बाद वो सैन के कमरे के बाहर उस बेंच पर बैठ जाती है। कुछ देर में सैन भी बाहर आकर जिंग के पास बैठ जाता है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक डॉक्टर आ जाती है
और जिंग को जबरदस्ती बाहर ले जाकर गेट लॉक कर देती है, क्योंकि यहाँ पर गेस्ट नहीं रह सकते। अब जिंग तो घर भी नहीं वापस जा सकती, तो बेचारी गेट के बाहर ही बैठ जाती है। सैन खिड़की से उसे देखता है और परेशान हो जाता है, पर जिंग उसको देखकर कहती है फिक्र मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। पर सैन भी दोस्तों अपने कमरे में नहीं जाता और खिड़की के पास खड़ा रहता है। कुछ देर बाद वो फिर बाहर झांकता है तो देखता है जिंग गेट के बाहर बैठी बैठी सो चुकी थी। अब अगले दिन वो जिंग को लेकर मार्केट जाता है और कहता है कि आज रात तुम्हें बाहर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक नर्स का कमरा खाली है। दोनों फिर मार्केट से कुछ बॉक्सेस खरीदते हैं और फिर सैन एक डिश खरीदता है और जिंग को खिलाता है। जिंग भी शर्मा कर उसे खा लेती है। फिर वो एक कपड़े की दुकान पे जाते हैं, जहाँ सैन एक लाल रंग का कपड़ा खरीदता है और कहता है तुम इस कपड़े का ड्रेस सीकर पहनोगी ना तो और भी खूबसूरत लगोगी, ये अपने गाँव के हॉथॉर्न ट्रीज के बेरीज का रंग है। जिंग कहती है तुम झूठ बोल रहे हो है ना। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा भला, तुम सच में इसका ड्रेस पहनोगी तो बहुत अच्छी लगोगी, और उसके बाद मुझे मौत भी आ जाए ना तो फिक्र नहीं करूंगा मैं। जिंग भी मान जाती है और लाल रंग का वो कपड़ा ले लेती है। फिर वो एक स्टूडियो में जाकर दोनों अपनी फोटो खिंचवाते हैं। फोटोग्राफर कहता है कि यार इतने दूर क्यों बैठे हुए हो, दोनों करीब आ जाओ ना थोड़ा। दोनों पास बैठ जाते हैं और वो क्लिक करने वाला होता है कि दोनों अजीब सा मुंह बना लेते हैं। अब फोटोग्राफर घबरा जाता है कि कहीं मेरे लेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। उसका कंफ्यूजन देखकर ये दोनों हंस पड़ते हैं और तब वो कहता है कि वेरी गुड यही रखो, यही पोज रखो, कहकर वो इनकी अच्छी सी फोटो क्लिक कर लेता है। फिर दोनों वापस हॉस्पिटल आते हैं और सैन जिंग को उस नर्स के कमरे में लेकर जाता है। जिंग कहती है कल मैं वापस घर चले जाऊंगी। हाँ तो ठीक है चले जाना, मेरे पास तुम्हारी ये फोटो जो है इसे देखकर मैं अपने 2 साल बिता दूंगा, मौत भी आ जाए तो इन यादों को साथ ले जाऊंगा। जिंग भी कहती है तुम ये मौत क्यों लगा के रखे हुए हो, और ये बेड देखो कितना छोटा है। सैन कहता है तुम बेड पर सो जाना, मैं इस चेयर पे बैठा सो जाऊंगा। और रात को जिंग बेड पर सो जाती है और सैन चेयर पर उसके पास ही बैठ जाता है, उसको निहारने लगता है। जिंग की आंख भी खुलती है तो पूछती है अरे ऐसे क्या देख रहे हो। वो कहता है जब तुम सो रही थी ना तो सच बताऊं तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी तुम। अरे तो क्या तुम इतनी देर यूं ही बैठे रहोगे, तुम चाहो तो तुम बेड पर सो जाओ मेरे पास यहाँ पर। सैन भी उसके पास लेट जाता है और जिंग का हाथ पकड़ लेता है। जिंग कहती है मैंने सुना है एक आदमी और एक औरत जब साथ सोते हैं तो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चा पैदा हो जाता है। अब हम दोनों साथ सोएंगे तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। सैन तो मन ही मन अपना माथा पेट लेता है कि हे भगवान ये तो हद से ज्यादा मासूम निकली, इसे तो ये भी नहीं पता कि औरत प्रेग्नेंट कैसे होती है। वो जिंग को चिढ़ाने के लिए कहता है कि हाँ अब हम दोनों साथ में लेटे हुए हैं ना तो तुम्हारा भी बच्चा होगा और वो बड़ा हो जाएगा, उसका भी बच्चा होगा, फिर तुम दादी बन जाओगी। इस पर दोस्तों रिंग तो रोने लगती है कि अब मैं क्या करूंगी, मेरा बच्चा होगा तो मैं माँ को क्या बताऊंगी। अगले दिन वो घर चले जाती है, पर सैन जिंग को अकेले भेजना नहीं चाहता और चुपके से उसके पीछे पीछे जाता है। बस में भी दोस्तों पीछे बैठा होता है, जिंग को ही देख रहा होता है, और जब जिंग बोर्ड पर चढ़ती है ना तो उसको देख लेती है। अब न जाने दोबारा इनकी मुलाकात कब होगी। सैन की आंखें भर आती हैं और वो अपने हाथ ऐसे आगे करता है जैसे कि जिंग को अपनी बाहों में समेट रहा हो। जिंग भी वैसा ही फील करती है। दोनों बहुत दुखी होते हैं कि उन्हें अलग होना पड़ रहा है। जिंग नदी पार करके उस तरफ जाकर मुड़ती है तो सैन अभी भी वहां पर खड़ा होता है। वो जिंग को तब तक देखना चाहता है जब तक कि वो उसकी नजरों से गायब नहीं हो जाती। अब जिंग घर आती है तो उसकी फ्रेंड वहां पर पहुंची होती है। उसे परेशान देखकर जिंग पूछती है तुम्हें क्या हो गया है। वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा वो बॉयफ्रेंड है ना उसने मुझे बुलाया कि मैं बीमार हूँ, प्लीज आ जाओ। मैं भी उसको देखने गई और हम दोनों साथ रहे और मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर अब उसका कहीं पता नहीं चल रहा, लगता है वो भाग गया। इन लड़कों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, एक नंबर के धोखेबाज होते हैं ये। दोस्तों जिंग चौंक कर कहती है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड भी बीमार था और मैं उसको देखने हॉस्पिटल भी गई थी, हम दोनों भी तो साथ सोए थे। फ्रेंड कहती है हे भगवान, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हें धोखा दे रहा है, लगता है ये इन लौंडों की चाल है। बीमारी का नाटक करके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ और फिर लड़की को बुलाकर उसे प्रेग्नेंट कर दो। देखो तुम हॉस्पिटल जाकर चेक करके देख लो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड वहां से भागा है या फिर नहीं। ओहो ये क्या हो गया। जिंग को भी शक होने लग जाता है कि सैन ने मुझे धोखा तो नहीं दिया कहीं। वो तुरंत हॉस्पिटल जाकर देखती है तो वो बताते हैं कि सैन तो कब का डिस्चार्ज होकर चला भी गया। जिंग पूछती है सैन को तो उसके कैंप से यहाँ चेकअप के लिए भेजा गया था ना, पर डॉक्टर कहती है नहीं तो वो तो खुद आकर एडमिट हुआ था। बस दोस्तों अब जिंग को यकीन हो जाता है कि सैन ने मुझे धोखा दे दिया। इसी वजह से वो सैन को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करती। जिंग की फ्रेंड जो प्रेग्नेंट थी उसका अबॉर्शन करवाने के लिए उसकी माँ और जिंग उसके साथ जाती हैं। अबॉर्शन का प्रोसीजर बड़ा दर्दनाक होता है और वो लड़की दर्द सहन नहीं कर पाती। वो ओटी से बाहर आते हैं तो उसकी माँ उसे खूब डांट कर जाती है कि तुम्हें जन्म देने का बड़ा अच्छा सिला दिया तुमने मुझे। उसके जाने के बाद जिंग पूछती है कि बहुत दर्द हो रहा है क्या, तो क्या मुझे भी इसी तरह दर्द होगा और मेरी माँ भी क्या इस तरह मेरे मुंह पे थूक के जाएगी। उसकी फ्रेंड कहती है देखो तुम पहली मत बुझाओ, तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया क्या मुझे ये बताओ। जिंग उसके कान में कहती है कि मैं और वो एक ही बेड पर लेटे हुए थे और उसने मेरा हाथ पकड़ा था और हम दोनों उस बेड पर रात भर सोए थे। हैं क्या हाथ पकड़ कर सो गए, सोने से पहले कुछ हुआ था क्या। नहीं कुछ नहीं, हाथ पकड़ कर सो गए थे बस और सुबह उठ गए।
इस पर तो उसकी फ्रेंड चिढ़ जाती है कि तू कौन से जमाने में जी रही है, ऐसे भी कोई प्रेग्नेंट होता है क्या? हे भगवान, इसकी जनरल नॉलेज को बढ़ाओ जरा। देखो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मौका पाकर भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, इससे तो यही लगता है कि वो बहुत ही डिसेंट लड़का है। एक काम करो, उसी के साथ बनी रहो, समझी? वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे गलत मत समझो। और तब जाकर जिंग को चैन आता है और अब जाकर वो सैन को ढूंढने की कोशिश करती है। जिंग अपनी माँ से कहती है कि सैन का पता नहीं चल रहा माँ कहीं। माँ कहती है मैंने उसे 2 साल तुमसे दूर रहने को कहा था, शायद इसीलिए वो किसी दूसरे शहर चला गया होगा। पर माँ, अपनी तसल्ली के लिए मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। माँ भी हाँ कर देती है। जिंग भी अपना पूरा काम करके सैन के गांव जाती है। वो उस हॉथॉर्न ट्री के पास भी जाकर देखती है कि सैन यहाँ पर आएगा, लेकिन वो नहीं आता। जिंग यहाँ से फैंग के घर पे जाती है, पर उन्हें भी सैन के बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो तो कई महीनों से यहाँ पर आया नहीं था। अब जिंग सैन के जियोलॉजिकल यूनिट में जाती है। वहाँ के लोग बताते हैं कि सैन कई महीनों से गायब है। जब वो यहाँ था तब नींद में किसी जिंग का नाम लेता रहता था। और ये सुनने के बाद जिंग बहुत परेशान हो जाती कि सैन चला कहाँ गया और न जाने उसे क्या हो गया है। सैन जिंग के स्कूल पर उसको लेटर भेजता था, तो जिंग अपना लेटर बॉक्स चेक करती है, लेकिन सैन का कोई लेटर इस समय नहीं आया होता। वो नदी के पास बैठकर सैन का इंतजार करती है, जहाँ पर ये दोनों अक्सर मिला करते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और आखिर में जिंग एक टीचर बन जाती है। एक दिन क्लास में वो पढ़ा रही होती है कि एक लड़की आकर बताती है कि सैन नाम का कोई हॉस्पिटल में है और आपसे मिलना चाहता है। जिंग बड़ी खुश होती है कि आखिर सैन मिल ही गया। सैन ने जो रेड कपड़ा उसको खरीद कर दिया था ना, उसने उसका एक ड्रेस बनवा लिया था। उसी ड्रेस को पहनकर वो हॉस्पिटल जाती है। वहाँ एक कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर कई लोग खड़े दिखते हैं और सबके चेहरे पे बस दुख ही दुख छाया होता है। जिंग की भी कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर उन लोगों में से एक आदमी जिंग का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं सैन का पिता हूँ बेटी, वो तुमसे मिलना चाह रहा था, तुम मुझसे बात कर लो। जिंग चुपचाप आगे बढ़ती है और तब वो देखती है कि सैन बेड पर है। उसकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि उसका आखिरी आने वाला है। वो मौत से लड़ रहा होता है। जिंग की आंखों में आंसू बिना किसी रुकावट के लगातार बह रहे होते हैं। असल में सैन को ब्लड कैंसर है और इसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। पर उसने जिंग को उस दिन सच नहीं बताया और ये कहा कि बस ये एक नॉर्मल फीवर है। पर अब वो लास्ट स्टेज में है। वो जिंग से बात नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बातें सुन सकता है। जिंग अब सैन का हाथ देखती है तो उस पर बहुत निशान बन गए होते हैं। उस दिन आपको याद होगा, जिंग हॉस्पिटल नहीं जा रही थी, तो उसे कन्विंस करने के लिए सैन ने अपना हाथ काट लिया था। उसका भी निशान उसके हाथ पे होता है। ये सारी चीजें देखकर जिंग से दुख बर्दाश्त नहीं होता। वहाँ खड़े लोग तभी कहते हैं कि बेटा, उसके पास वक्त बहुत ही कम है, तुम जल्दी से उससे बात कर लो, वो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रहा है। जिंग के मुंह से पता है दोस्तों, शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन बहुत हिम्मत करके वो कहती है, सैन मैं जिंग आई हूँ, प्लीज आंखें खोलो। पर सैन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होता। तुमने कहा था ना, तुम चाहे किसी भी हालत में रहो, मेरी आवाज को सुनते ही तुम उठकर मुझे देखोगे, प्लीज आंखें खोलकर देखो ना। ये रेड ड्रेस देख रहे हो, हॉथॉर्न ट्री की बेरिस का वही रंग तुम्ही ने खरीद कर दिया था ना मुझे, और कहा था कि इसमें बहुत अच्छी लगूंगी मैं, वही पहन कर आई हूँ मैं, एक बार देख तो लो। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों साथ मिलकर हैथॉर्न ट्री के फूलों को खिलते हुए देखेंगे, अपना प्रॉमिस मत तोड़ो, प्लीज आंखें खोलो। जिंग की बातें सुनकर सैन की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और तब जिंग ऊपर सीलिंग की ओर देखती है तो पता चलता है कि उस दिन स्टूडियो में इन दोनों ने जो अपनी फोटो खिंचवाई थी, सैन ने उसे ऊपर चिपका दिया था ताकि वो आखिरी दम तक इस फोटो को देखता रहे। इसलिए उस दिन उसने सैन से कहा था कि अब इस फोटो को देखते हुए मुझे मौत भी आ जाए, मुझे फिक्र नहीं होगी। और उसी फोटो को अपने मन की आंखों से देखते हुए सैन अपनी आखिरी सांस लेता है। जिंग फुट फुट कर रोती है क्योंकि उससे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो सैन की अस्थि को उस हॉथॉर्न ट्री के नीचे दफनाती है जहाँ देश के सोल्जर्स शहीद हुए थे, और इसीलिए इस मूवी का टाइटल रखा गया है अंडर द हैथॉर्न ट्री। ये एक रियल स्टोरी है दोस्तों, लेकिन प्राइवेसी रीजंस को ध्यान में रखते हुए इसके रियल कैरेक्टर्स की फोटो नहीं दिखाई गई। इसके बाद जिंग अक्सर उस ट्री को देखने जाती है। फिर कुछ वक्त के बाद सरकार ने उस गांव और उस ट्री की जगह पर एक डैम बनाया था, जिसकी वजह से हैथॉर्न ट्री और उसके नीचे दफनाई गई सैन की अस्थि पानी के अंदर चली गई। लेकिन फिर भी जिंग हर साल उस डैम पर आती है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उस ट्री में वो लाल फूल जरूर खिलेंगे जो उसे सैन की याद दिलाते रहेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती